स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम आपके लिए कुछ एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं आज डेप्रिसिएशन के लिए, कुछ एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें कि आप डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कोई एक छोटी या बड़ी क्लासेस के लिए नहीं है, ये एक अकाउंट का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और इसका भी जो रेंज है हमारे लिए वो 11th में है, हमारे पास 12th में, यानी कि जहां जहां आप अकाउंट को पढ़ेंगे, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, डजंट मैटर, जहां भी अकाउंट आपका जा रहा है डेप्रिसिएशन साथ में आ रहा है। क्योंकि आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें असेट्स है, और असेट्स है तो असेट्स की वैल्यू का रिडक्शन है, जिसे हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब केवल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स डेप्रिसिएशन है तो वो भी करेक्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको इसको बारीकी से, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन जैसे रिडक्शन है वैल्यू में असेट्स की, वो क्यों है? पासिंग ऑफ टाइम, फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस। जो चीज आप खरीद रहे हैं वो चीज परमानेंट आपके पास नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी टाइम के कंप्लीट होने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। फैशन चेंज होने के कारण नॉर्मल टियर वियर जो आपको यूज करेंगे तो चीज कंज्यूम होगी ना, तो वो नॉर्मल टियर वियर कह सकते हैं आप इसको, ऑब्सोलेंस कह सकते हैं, फ्लक्स ऑफ टाइम कह सकते हैं, परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। चाहे उसकी वो क्वांटिटी हो, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, कहीं ना कहीं जब आप यूज करते हैं या आप कोई चीज ले लेते हैं तो वो धीरे धीरे जो हमारी असेट्स है वो रिड्यूस होने लगती है। तो ये जो डेप्रिसिएशन जो वर्ड है बेसिकली ये यूज होता है टेंजेबल असेट्स के लिए। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। और वो भी क्यों? क्योंकि पासिंग ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, फ्लक्स ऑफ टाइम का आप कह सकते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि पुराना हो रहा है, नई चीज लेनी होगी, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो ये डेप्रिसिएशन की जो टर्म है ये तीन तरह से यूज हो सकती है। देखिए, लिखिए मैंने टर्म्स इसके लिए। एक डेप्रिसिएशन होता है केवल टेंजेबल असेट्स, यानी वो असेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, व्हीकल, सब पर लगेगा। सेकंड है अमोर्टाइजेशन। और ये बेटा अमोर्टाइजेशन हमारा जो लगता है ये डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन जैसा ही है। टेंजेबल पर हमने डेप्रिसिएशन कहा, लेकिन अगर वो इंटेंजेबल हुई जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, तो ये भी तो खत्म हो रहे हैं। भाई आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी आज, जिंदगी भर नहीं चलेगी क्योंकि उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर में आने वाली है। फिर आपकी टेक्नोलॉजी क्या होगी? फ्लॉप हो जाएगी। तो जो भी आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं वो भी एक टाइम के बाद समाप्त हो रही है, और उसके डेप्रिसिएशन यानी उसमें जो डेप्रिसिएशन हो रहा है दैट्स कॉल्ड अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल भी यूज करते हैं ना। थर्ड है डिप्लेशन। ये भी असेट्स की वैल्यू का रिडक्शन है, लेकिन ये असेट्स की जो टोटल क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करा रहा है। यानी कि टोटल जो हमारे पास पार्ट है उसमें से जो एक हिस्सा कम हो रहा है। तो जनरली इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है माइंस में, क्वारीज में। खान होती है ना, सपोज करो कोयले की खान है, आप उसमें कोयला विड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप कोयल को विड्रॉ करते रहेंगे उसमें से कोयला कम होता रहेगा। तो उसके जो रिडक्शन हो रहा है, कोयले का जो रिडक्शन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड डिप्लेशन। तो टर्म्स को आप प्रॉपर्ली देखें कि भाई क्यों हो रहा है। अब हमारे पास टर्म्स हैं कि भाई आखिरकार ये जो डेप्रिसिएशन है ये कितना चार्ज करें, कितना, हाउ मच। तो ये बेस करता है हमारा कॉस्ट ऑफ असेट्स। यानी कि जितनी ज्यादा कीमत होगी असेट्स की, डेप्रिसिएशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन। आप छोटी गाड़ी लेंगे उसका डेप्रिसिएशन कम होगा, आप बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। स्क्रैप वैल्यू समझते हैं? स्क्रैप वैल्यू होती है रेजिड्यू वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जब असेट्स का एंड होगा तो उसकी स्क्रैप वैल्यू। भाई आपकी एक गाड़ी है, आपने 4-5 साल यूज की, आफ्टर दैट वो चाहे डिस्ट्रॉयड हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए, कुछ ना कुछ तो उसकी स्क्रैप वैल्यू है ना। तो जितनी ज्यादा स्क्रैप वैल्यू किसी असेट्स की हमारे पास बचती है, समझ लीजिए कि उतना ही कम आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि कॉस्ट जितनी ज्यादा, डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा।
और स्क्रैप वैल्यू जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन उतना ही कम। और एक है लाइफ ऑफ असेट्स। असेट्स की लाइफ यानी कि वो असेट्स कितने टाइम तक यूज कर पाएंगे हम, यानी उसकी लाइफ, यानी कि असेट्स की लाइफ जितनी भी ज्यादा होगी, असेट्स की लाइफ जितनी ज्यादा होगी उतना कम आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि ये फैक्टर है कि भाई डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए। तो ये उसको एक है लीगल प्रोविजंस, गवर्नमेंट के लॉ है भाई, कंपनी लॉ, हमारा इनकम टैक्स लॉ बताता है ना कि अकाउंट्स पर यानी कि अपने बिजनेस में किस असेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन है। अगर आपने कभी लॉ पढ़ा हो, इनकम टैक्स को ही पढ़ लीजिए। इनकम टैक्स में जो हमारा एक चैप्टर है बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें सभी चीजों के बारे में बताया हुआ है कि भाई किस असेट्स पर आपके लिए कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है। तो हम उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हम किसी चीज पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है मेरे बच्चा। तो अब हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें कि आखिरकार जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना, तो उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करने के, भाई अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो कितने मेथड हैं, यानी कितने मेथड हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, यानी कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जर्नली दो ही मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेन ये दो ही इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये दिखाई देते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं, तो क्यों ना हम एक बार उनका नाम तो पढ़ ही लें, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सबके मेथड्स पर आपको कैलकुलेशंस कराऊंगा। आज की वीडियो में हम इनको ही लेंगे। तो कौन कौन से मेथड हैं और क्या इनका रोल है, देखिए। सबसे पहले है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड यानी पहले से ही क्लियर है कि यहां पर डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल रहेगा, तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तीसरा नाम भी यूज कर सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, OCM। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपके लिए हर साल बिल्कुल इक्वल लगेगा। इसमें डेप्रिसिएशन ये नहीं है कि पहले साल ज्यादा नेक्स्ट ईयर कम, नहीं, ईच ईयर इट विल बी सेम। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन आपकी जो वैल्यू बच गई है, देखिए हमने 1 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी तो 10% 10,000, आप हर साल लगाइए 10,000 ही आएगा। लेकिन डिमिनिशिंग में अगर आपने 1 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो पहले साल तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, बट नेक्स्ट ईयर जो मेरे पास 90,000 वैल्यू बची है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 9,000 आएगा। उसके बाद बची हुई वैल्यू पर लगाएंगे तो 8,100 आएगा। नहीं, लगातार वो रिड्यूस होता रहेगा, जो वैल्यू बचेगी उस पर ही नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इट्स कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM कह सकते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस जो बचा है उस पर लगेगा। एक होता है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल हम जर्नली तब करते हैं जब कोई असेट्स जल्दी से पुरानी हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है। टेक्नोलॉजी है भाई, कोई टेक्निकल असेट्स है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर की वैल्यू क्या होगी, पहले साल तो ठीक है आपने बहुत कीमत की खरीदी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत जल्दी गिरेगी और फिर थोड़ी थोड़ी कम करने लगेगी। तो अगर हम मानते हैं कि कंप्यूटर 5 साल चलेगा, तो हम इसको इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि 5, 4, 3, 2 और 1। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर 5 टाइम है तो सेकंड ईयर 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम और 1 टाइम। इस तरीके से हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ईयर है यानी उसमें सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर में उससे कम, थर्ड ईयर में उससे कम, फोर्थ ईयर में उससे कम, फिफ्थ ईयर में उससे भी कम। यानी 5 सालों में टोटल असेट्स डेप्रिशिएट हो जाएगी, जिसमें सबसे फर्स्ट ईयर में आपको सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन और सबसे अंत में सबसे कम डेप्रिसिएशन। तो टेक्नोलॉजी वाली एसेट्स, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी मेथड, और एक्टिविटी मेथड के अंदर ही आपको 4 मेथड दिए हुए हैं। कई बार लोग इसको अलग से भी कंसीडर कर सकते हैं कि डिफरेंट 4 ही मेथड अलग समझाएं, वरना इस एक्टिविटी मेथड के अंदर हमारे पास 4 मेथड हैं। आप देखेंगे एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यानी कि हम यहां पर ये चेक करेंगे कि वो जो एक असेट्स है वो हमारे लिए कितनी यूनिट बनाएगी, कितनी यूनिट बना सकती है, यानी कि एक असेट से हम कितनी यूनिट बना सकते हैं। एंड देन हर साल आप जितनी यूनिट बनाएंगे उतनी असेट्स रिड्यूस हो जाएगी, उतनी असेट्स रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि आपको 1 लाख यूनिट बना सकती है एक मशीन, 1 लाख रुपए की है, तो यदि पहले साल मैंने 5,000 यूनिट बनाई तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए।
नेक्स्ट ईयर आपने 25,000 यूनिट बनाई तो डेप्रिशिएशन 25,000 रुपए। तो जितनी बनाएंगे, कम बनाइए ज्यादा बनाइए, कितना भी बनाइए, क्योंकि वो मशीन आपके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट ही प्रिपेयर कर सकती है। नेक्स्ट है मेरे पास सर्विस यूनिट मेथड। इस तरह से ये सर्विस के लिए, जैसे वो यूनिट ऐसे ये घंटे के लिए कोई चीज तैयार करने के लिए, ऐसे ही हमारे पास है मशीन आर रेट, मशीन आर मेथड, इसको मशीन आर रेट भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, वहां यूज होता है हमारे पास मशीन आर मेथड। इसमें देखते हैं कि एक मशीन कितने घंटे चलेगी, यानी कि उसकी पूरी लाइफ को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसकी कॉस्ट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया कि भाई 1 घंटे में मशीन कितनी घिस जाती है, मशीन कितनी रिड्यूस हो जाती है, यानी मशीन पर आवर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो पर आवर डेप्रिसिएशन मिल गया मुझे, तो 1 साल में अब जितने घंटे चलाएंगे उतने घंटे का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक होता है डिप्लेशन। डिप्लेशन मैंने यहां भी आपको बताया था कि डिप्लेशन लगता है माइंस में, क्वारीज में, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो कोयले की हो, ऑयल वेल्स हो। तो इनमें क्या होता है कि अब रिडक्शन हो रहा है, जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे ये कम हो जाएगा। कोयले की खान है, आप उस कोयले की माइंस में से जितना कोयला विड्रॉ करेंगे, कोयल विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जितना विड्रॉ करते जाएंगे उतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मान लो हमने सोचा कि भाई 10 लाख टन कोयला है इस माइन के अंदर, तो 10 लाख टन कोयले की माइन के इतने पैसे हुए, तो जितना कोयला आप विड्रॉ कर रहे हैं उतना डेप्रिसिएशन हम लगाते चले जाएंगे, यानी डिप्लेशन मेथड। तो इसमें आप ऑयल वेल की बात करें, चाहे माइंस की बात करें, जो पत्थर होते हैं ना, जो स्टोन होता है ना, जो आप लगाते यूज करते हैं, वो भी इसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है मेरे पास एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं, इसमें एक एन्युटी वैल्यू आपको दी होगी और उस एन्युटी वैल्यू के बेस पर मैं हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये मेथड्स हम जब पॉइंट टू पॉइंट लेंगे ना, एक एक मेथड पर हम एक एक वीडियो लेंगे और उस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड भी बिल्कुल उसी स्टाइल से है कि हर साल डेप्रिसिएशन को हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर जब हमें असेट्स को परचेज करना हो तो हम उस फंड का वहां यूज कर सकें। भाई डेप्रिसिएशन निकाल ही क्यों रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? भाई डेप्रिसिएशन को लगाने का पर्पस क्या है? डेप्रिसिएशन को लगाने का, चार्ज करने का पर्पस ये है कि जो हमारा बिजनेस है उसका करेक्ट प्रॉफिट निकल सके। भैया प्रॉफिट निकाल रहे हैं और एक खर्चा है डेप्रिसिएशन, वो आपने डाला ही नहीं, तो प्रॉफिट तो आप कहेंगे ज्यादा हो गया, लेकिन जब आपकी असेट समाप्त हो जाएगी तो उसके लिए फंड कहां से आएंगे? तो डेप्रिसिएशन अपने आप में एक सीक्रेट रिजर्व है, अपने आप में एक सीक्रेट रिजर्व है, पैसा कहीं नहीं जा रहा, ये मनी का आउटफ्लो नहीं है, बस एक एक्सपेंसिव है जो आपको चार्ज करना है। असेट्स आपके सामने है, आपको दिख रही है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इन फ्यूचर हमें खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक सीक्रेट रिजर्व तैयार कर रहे हैं, सो दैट कि असेट्स के एंड होने पर हम उस असेट्स को परचेज कर सकें, गवर्नमेंट के लीगल प्रोविजंस को पूरा कर सकें और हमारे लिए जो सही प्रॉफिट है हम उस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें और हमारी बिजनेस की सही पिक्चर हमारे सामने आ सके। ठीक है बेटा, तो ये डेप्रिसिएशन का मेथड। तो सिंकिंग फंड के बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। यहां पर आप असेट्स का इंश्योरेंस ले लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या खास बात होती है कि जब वो असेट्स एंड हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी और आप एक असेट्स परचेज कर लेंगे, यानी कि यहां पर रिस्क खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट है मेरे पास रिवैल्यूएशन मेथड। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि यहां पर हम डेप्रिसिएशन अपने आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम हर साल मार्केट में उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि हमने 1 लाख की थी, नेक्स्ट ईयर वो रह गई 85 की, यानी कि 15,000 रुपए की घिस गई। नेक्स्ट ईयर वो रह गई 70,000 की, यानी कि 15,000 रुपए की फिर घिस गई, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो 70,000 की रह गई, यानी कि 5,000 की घिस गई। यानी कि यहां पर मार्केट में जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिवैल्यूड कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन। तो जैसे जैसे असेट्स को हम रिवैल्यूड कर रहे हैं उसकी वैल्यू जितनी कम हो रही है मार्केट में, हम केवल उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन रिपेयर एंड रिन्यूअल मेथड, यानी कि एक असेट्स है जो रिड्यूस होने के बाद एक उस लेवल पर पहुंच गई है कि जहां पर वो उसके बाद डेप्रिशिएट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जितना उसकी रिपेयरिंग में खर्चा आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं कि हम एक नई मशीन खरीदें तो उस पर कितना खर्चा आएगा और इस नई मशीन को कंटिन्यू करें तो इसमें कितना खर्चा आएगा। इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स में भी यूज होता है, हमारे पास कॉस्टिंग में भी यूज होता है, अकाउंट्स में भी यूज होता है। तो डेप्रिसिएशन का एक बड़ा मेथड है ये भी, जिसको कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, सो दैट कि आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लिए सबसे पहला जो मेथड है हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, इसको लेकर आएंगे। और आज आपको ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कैसा लगा, आपको ये समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उससे भी जरूरी है, यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको मेरी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें और आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।